अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 76 पार्ट बी स्टार्ट कर दिया है जी हमने। और स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी के एमसीक्यूज पे आ जाएं जी फटाफट, इनको फटका दें ज़रा जी। किसके कर लेंगे पहले एमसीक्यूज, मैंने कहा है करेंगे तो बस फिर करेंगे एमसीक्यूज। ज़रा बोरियत सी हो रही थी कुछ, मैंने कहा मज़े की चीज़ करें, ज़रा नई चीज़ लगे थोड़ी सी। अगर कोई थ्योरेटिकल चीज़ इसमें आ जाती है तो वो देखूंगा मैं, पढ़ाए बगैर काम चल गया तो ठीक है। थेरी वाले सफ़े के ऊपर तो मैंने बाद में आना है, ठीक है। तो थेरी आपने पढ़नी है तो कोशिश करो ना आधे घंटे में ये भुगता दो, उसके बाद फिर चले जाएंगे आपके होमवर्क के क्वेश्चंस को डिस्कस करें, ठीक है जी बच्चों। पेज नंबर है 453, MCQ 33। उलट शुरू होते हैं, आपको पता है। Which two of the following would be shown as a deduction from column of retained earnings? As a deduction from, ठीक है। इन चेंज इन इक्विटी, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, सही है। यस सर नहीं, यस सर नहीं, नहीं यस सर नहीं भाई। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर अगर आप एक्सट्रैक्ट्स मैं बना दूं यहाँ पे, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, चलो शेयर प्रीमियम भी डाल देते हैं, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स और रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो इसके अंदर जो ट्रांसफ़र की एंट्री होती थी वो इधर से निकल कर इधर आती थी, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एज अ डिडक्शन नहीं रिटेन्ड अर्निंग में शो हो रही, बल्कि यहाँ पे पॉजिटिव आता था, ठीक है ना। यहाँ से नेगेटिव डिडक्शन तो वो सरप्लस में होती थी, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट, इशुएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, ये अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन ये हिट करेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको शेयर डिस्काउंट जो है ना वो एज अ शेयर डिस्काउंट ही दिखा दी था। याद है मैंने आपको कहा था जी 10 रुपये का शेयर है, कंपनी ने 8 का इशू किया, तो एंट्री करेंगे कैश डेबिट 2 रुपये से, शेयर कैपिटल क्रेडिट 10 रुपये से, और सॉरी 8 रुपये से, और 2 रुपये का क्या था जी, शेयर डिस्काउंट। अब ये शेयर डिस्काउंट कोई अकाउंट नहीं होता, शेयर डिस्काउंट एक एक्सपेंस ही हो गया ना। ये भी डिस्काउंट अलाउ किया ना, एक्सपेंस ही है एक तरह का। इस एक्सपेंस को रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट करते हैं, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स को कम कर लेते होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी है। उसके बाद कैश डिविडेंड तो होता ही है, लेकिन इशुएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट क्यों नहीं कहा उसने, डिडक्शन फ्रॉम, ये देखते हैं। चलो अभी एक मिनट, कैश डिविडेंड की क्या एंट्री होती है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट यानी माइनस, और पेबल या जो भी क्रेडिट, लेकिन ये तो डिडक्शन के तौर पे आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। और सही है, अच्छा ये भी होता है बिल्कुल। और ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये क्या होता है, ये यहाँ से माइनस होकर जनरल रिजर्व के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो अब क्यों नहीं उसने इस वाले शेयर डिस्काउंट को यहाँ पे हिट कराया, उसकी वजह थ्योरी में जाकर डिस्कस करते हुए मैं बता भी देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल असल में ना इसमें भी वही वाली बात है, मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो वहाँ पे जाके तो पढ़ाना ही है। अगर शेयर डिस्काउंट पर इशू किए हैं तो पहले देखो कोई शेयर प्रीमियम तो नहीं पड़ा हो। शेयर प्रीमियम पड़ा हो तो देखो ना, पुराना शेयर प्रीमियम इशू किया हो और अब शेयर डिस्काउंट पे दिए हो तो पहले उस शेयर प्रीमियम को हिट करना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए लाजमी नहीं है कि शेयर डिस्काउंट जो है वो रिटेन्ड अर्निंग में आए, शेयर प्रीमियम में भी आ सकता है। अगर बैलेंस पड़ा हो तो पहले उसको यूज़ करते हैं। ये भी मैंने पढ़ाना है ऊपर जाके, कह रहा ना थ्योरी है, चलो मैंने कहा ये बता देता हूँ, वहाँ तो पढ़ाना ही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें क्या हैं, कैश डिविडेंड यहाँ से माइनस होता है, और ट्रांसफ़र ट्रू जर्नल रिजर्व भी यहाँ से माइनस होता है। तो इसलिए आपको बी, ओहो, सी और डी ये आपने टिक कर लेने हैं एज अ डिडक्शन फ्रॉम, एज अ डिडक्शन फ्रॉम, ठीक है। आंसर भी देखते जाओ भाई, को वहाँ पे डिफरेंट हो तो बता देना मुझे, ठीक है। ये नहीं तो फिर कोई गोली बनाऊंगा ना, आंसर डिफरेंट होता है फिर मैं सोचूंगा अच्छा क्या गोली कराऊं बच्चों को। नेक्स्ट, ये एंट्रीज करने की जरूरत तो नहीं है ना, समझ आ गई इस बात की, ये मैंने प्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजैक्शन विद ओनर्स। अब ये भी थ्योरी के अंदर ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन चलो कोशिश करके पढ़ते हैं, कोई जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है। इशुएंस ऑफ शेयर्स एट पार, शेयर्स जब इशू किए हैं तो ओनर के साथ ही ट्रांजैक्शन है, शेयर्स देकर उनसे कैश लिया है। अच्छा, इशुएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, अगेन शेयर्स इशू किए हैं, प्रीमियम पे भी किए हैं, तो ओनर के साथ ही ट्रांजैक्शन है, उनको शेयर दिए हैं, उनसे पैसे लिए हैं, उल्टा कुछ ज़्यादा ले लिए हैं, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये ओनर के साथ ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बिजनेस ने कमाया होता है। और बोनस इशू ऑफ शेयर्स, ये भी
किसको किए जाते हैं? ये भी ओनर को ही किए, ठीक है, आवाज़ मिस हो रही है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर इज द ट्रांजैक्शन विच कंसिडर्ड विद ट्रांजैक्शन विद ओनर्स। बेसिकली ये इस साल के ऑपरेशंस के बाद बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया था, ठीक है, सही है। चलें आगे, ये देखते रहना कि ये टिक कौन सा हो रहा है। गंद तो बहुत सारा पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सी और डी थे और यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट 32। Oh, a debit balance on retained earnings account indicates that company has, डेबिट बैलेंस आएगा कब? मिसाल के तौर पे रिटेन्ड अर्निंग्स मेरे, मिसाल के तौर पे मेरे पास थी 10 रुपए की, तो कब ये बैलेंस डेबिट हो जाएगा? कब ये बैलेंस डेबिट हो जाएगा? जब मिसाल के तौर पे मैं डिविडेंड जो है वो 10 से ज़्यादा दे दूं, है ना? ऐसा कभी नहीं होता, कुछ अक्ल को हाथ मारे हैं। डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स 10 पड़े हैं तो क्या 20 बांट सकते हैं? तो इस वजह से तो डेबिट होगा कब? जब इधर कैरी डाउन बैलेंस आ जाए, 10 इधर आए मिसाल के तौर पर। तो कब ऐसा हो सकता है भाई? डिविडेंड तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? ये 10 पड़ा है, 10 ही बांटे, तो 10 बांट के 0 तो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, डेबिट बैलेंस नहीं आ सकता, ठीक है। तो 4 ही चीजें थी नॉर्मल, 4 नॉर्मल चीजें थी रिटेन्ड अर्निंग्स में। कौन कौन सी? ब्रॉड डाउन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिविडेंड और कैरी डाउन। अब अगर 10 रुपए यहां पड़े हैं तो ये मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं 15 रुपए डेबिट बैलेंस होगा। ये किस वजह से हो सकता है? डिविडेंड की वजह से नहीं हो सकता, हाँ, लॉसेस की वजह से होता है। आपने बचपन में इंट्रो में पढ़ा था कि ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स होता है, ठीक है जी। और अगर कभी नेट प्रॉफिट की बजाय नेट लॉस आता था तो आप कहते थे इसको लेस कर दें। रिटेन्ड अर्निंग्स में भी कुछ ऐसा ही मामला है। अगर आप चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 2 बना देता हूँ। अगर आपको प्रॉफिट्स आए हैं, मिसाल के तौर पे 10 रुपए की ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स थी, आपका पैट आ गया 25 रुपए का, लेट से डिविडेंड आपने कोई नहीं बांटा मिसाल के तौर पे, तो क्लोजिंग क्या आ गया? 35। और अगर आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ी हुई थी 10 रुपए की ओपनिंग में और इस साल में आपको लॉसेज आ गए, ठीक है, और लॉस आ गया आपको 20 रुपए का, तो लॉस ने जैसे पैट प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाता था, यानी क्रेडिट, इसकी नेचर क्रेडिट होती है ना, तो लॉस ने इसको जाके क्या करना है? कम। जैसे यहां पर होता था, क्रेडिट नेचर का कैपिटल होता था, प्रॉफिट भी क्रेडिट नेचर का होता था, उसको बढ़ा देता था। लेकिन लॉस डेबिट नेचर का होता था तो इसको जाके क्या करता था? माइनस। तो अगर कभी जो प्रॉफिट की बजाय लॉस आ जाए तो वो लॉस कितना करना है? लॉस 20 का लॉस आ गया। तो अब देखो 10 की अर्निंग्स थी लेकिन इस साल में लॉस 20 का आ गया, तो आपका ये बैलेंसिंग फिगर जो है वो ये डिफरेंट करो है, इसको 30 करो ताकि डिफरेंट फिगर आए जी। यहाँ पे क्या आ गया? डेबिट बैलेंस 20। तो अगर आपका बैलेंस शीट आपकी ये बन रही है तो इसमें इक्विटी कैसे नज़र आएगी? इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल जहाँ पे पड़ा होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह जहाँ पर नज़र आ रही है, रिटेन्ड अर्निंग्स 35 की। और अगर आपकी ये सिचुएशन बन गई है तो इक्विटी के अंदर जहाँ पे शेयर कैपिटल आ रहा होता था वहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगी ज़रूर, लेकिन आएंगी नेगेटिव। तो कब आ सकता है नेगेटिव बैलेंस रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर? जब अक्यूमुलेटेड लॉसेज हों। जब क्या हों? अक्यूमुलेट। अब देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ले लिया उसने, कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं। कहता है अ डेबिट बैलेंस ऑन द रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट इंडिकेट्स दैट कंपनी हैज मेड मोर डिविडेंड पेमेंट देन द प्रॉफिट्स। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता भाई, जो प्रॉफिट्स होंगे उसी को ही बांटेंगे, प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है डिविडेंड, प्रॉफिट से ज़्यादा कैसे बांट सकते हैं? और ठीक है ना। फिर रिडीम्ड सम ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन, वैसे तो रिडेम्पशन कहते हैं वापस करना, शेयर कैपिटल तो वापस होता नहीं है। हाँ एक चीज़ है, ये रिडेम्पशन कहते हैं बेसिकली बाय बैक ऑफ शेयर्स को। ये आपके एमसीक्यू उसने छोड़ दिया है, लेकिन ये जो बाय बैक ऑफ शेयर है, कंपनी खुद अपने शेयर्स वापस बाय बैक कर लेती है। ये आज से 2 अटेम्प्ट पहले तक सिलेबस में, मतलब सिलेबस में क्या, बुक में था, आई कैप की बुक जो है पिछली से पिछली बार बदली थी ना, पिछली बार मतलब नई बुक चली है आई कैप की, तो उसमें उन्होंने निकाल दिया था और स्पेसिफिकली उन्होंने लिख भी दिया सिलेबस, वो जो लिखते हैं आउटलाइन के अंदर कि जी आपकी जो बाय बैक ऑफ शेयर्स है ये सिलेबस में नहीं है। बाय बैक ऑफ शेयर्स होता क्या था? मिसाल के तौर पे मैं, आपका नाम क्या था? एहसन। आपका नाम क्या था? शिराज। आपका नाम? चलो मेरा नाम ही पूरा हो गया चलो आप रहने दो।
आपका नाम क्या था? हम 4 लोग जो थे, हम ओनरशिप में थे मेजॉरिटी, ठीक है, और बाकी क्लास के पास भी 1-2% शेयर्स थे। तो हमने सोचा कि यार ये जो है ना ऐसे ही रोला मुकाए हैं, ऐसे ही शोर मचा होता है, तो ज़रा कम कर लेते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो की हुई हैं लोगों ने उनको निकाल देते हैं कंपनी से। हालांकि उसूली तौर पे तो कंपनी ने पैसे ये तब वापस करने थे जब कंपनी वाइंड अप हो, लेकिन बाय बैक में कंपनी अपने शेयर्स खुद वापस ख़रीद लेती है, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत के अंदर वो जो मार्केट के अंदर बाकी शेयर होल्डर्स बैठे हैं उनको कहते हैं आप अपने पैसे आकर ले जाएं और शेयर्स आके तोड़वा दें, रिडीम करवा लें। तो उसके अंदर शेयर कैपिटल डेबिट होता है, जो कि आपके सिलेबस में डेबिट होना नहीं है, ठीक है, और उसको क्रेडिट अगेन किया जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स या शेयर प्रीमियम जो भी है, लेकिन ये आपके सिलेबस के अंदर है नहीं, ठीक है। बहरहाल डेबिट बैलेंस जो है उसने किसी एक की बात की थी अभी तक, अक्यूमुलेटेड लॉसेस की वजह से हो सकता है। बोनस शेयर्स इशू करने से भी रिटेन्ड अर्निंग्स को उतना ही हिट कर सकते हैं आप, बोनस शेयर इशू करते हुए एक हिसाब से जितने पड़े होंगे, ऐसा ही है ना। ऐसे ही बाय बैक के अंदर भी रिटेन्ड अर्निंग्स उतना ही हिट हो सकता है जितना कुछ उसमें बैलेंस पड़ा हो। नेगेटिव सिर्फ उस सूरत में जा सकता है रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस अगर आपको अक्यूमुलेटेड लॉसेज आने लग गए, इतने लॉसेज आए कि करते करते वो जो अर्निंग्स थी वो ही नेगेटिव हो गई। तो जब तक वो प्रॉफिट्स आके उसको, यानी अगर आगे चलेगा ना ये अगले साल में जाएगा, तो अगले साल ये पॉजिटिव सिर्फ उस सूरत में हो सकता है अगर किसी साल में इतना प्रॉफिट आए कि ये लॉसेज को रिवर्स कर दे। मजीद लॉस आए तो ये डेबिट बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। कंपनी के ख़राब हालात को दिखा रही होती है ये फिगर, अगर ऐसा मामला चल रहा हो तो, ठीक है, सही है। तो इसमें क्या है जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एंट्री इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी? टैक्सेशन की एंट्री होती है? नहीं। रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर क्या आता है जी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, ठीक है ना। प्रॉफिट आफ्टर, बल्कि यूँ लिखते होते थे हम, यहाँ तो टीसीआई लिखते थे ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता था, ठीक है ना। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा तो टैक्स की एंट्री चेंज इन इक्विटी में तो ना हुई, ये तो नहीं है। गेन ऑन रीवैल्यूएशन, गेन जब आता है तो इसकी एंट्री होती है। लॉन्ग टर्म लोन्स, नॉन करंट एसेट कैरीड एट, नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं वो तो बैलेंस शीट के अंदर नजर आते हैं, चाहे रीवैल्यूड अमाउंट पे भी हैं, वो तो एसेट्स में, बैलेंस शीट में एसेट साइड में नजर आते हैं। तो फिर चेंज इन इक्विटी के अंदर क्या आएगा? हाँ, उन पर जो गेन आता है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरह के एमसीक्यूज हैं। अब जिसका टॉपिक तैयार हो उसको एमसीक्यू भी आना चाहिए। देख रहे हो सारे एमसीक्यूज करते जा रहे हैं। हाँ, कुछ 1-2 चीज़ें हैं, वो जाहिर सी बात है थ्योरी नहीं पढ़ाई थी, आज उनमें 1-2 चीज़ें बता के आपको भेजूंगा, आपने वो सारा रीड करके आना है ताकि ये चैप्टर ख़त्म हो और फिर हम करेक्शन ऑफ एरर के एमसीक्यूज की तरफ जा सकें और उसकी थ्योरी की तरफ जा सकें। ऐसे ना करो शक्ल, उससे पिछले पे चले जाएंगे किसी पे। अब उधर एमसीक्यूज बचे ही नहीं है। आइए 16, 36, 40, 20 और 23 इनके एमसीक्यूज कर चुके हैं ना हम साथ के साथ। कोई रहता हो तो बता देना, कर देंगे वो भी, लेकिन 16 में हैं तो कोई बात नहीं, तुम खुद कर लेना। अच्छा, जिसने कहा है। अच्छा चलें, अब एक आधा मैं कैलकुलेशन वाला आपको करवा भी देता हूँ, थोड़ा आपको अप्रोच पता लग जाए। बाकी मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा इसमें से, ठीक है ना। तो आज सिर्फ आपने इसको एक नज़र, 2-3 चीज़ें मुश्किल बता दूंगा, 2 से 4 सफ़े हैं इसके मेरे ख्याल में टोटल थ्योरी के, ज़्यादा नहीं है। तो वो मैं आपको चीज़ें बताकर कहूँगा, इसको जस्ट एक रीड मार दो। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लिखी हुई मिल गई, वो होगी कोई तो आगे पढ़ा रहा हूँ। वैसे आइए सेट चल रहा है, कोई 1-2 चीज़ें उसकी पेंडिंग करते होते हैं हम, ठीक है ना। तो वो वैसे ही चल रहा है। तो रीड करोगे और जो एमसीक्यूज होमवर्क दूंगा वो करोगे, फिर ये चैप्टर एकदम बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसकी प्रैक्टिस तो आइए सेट में चलती रहनी है, इसको फिर छोड़ देंगे और फिर 20-40 करेक्शन इनमें आहिस्ता आहिस्ता ही अगले 3 दिन में कोशिश करूँगा मैं कि ये पिछली पेंडेंसीज हो जाएं ख़त्म, क्योंकि मंडे से तो फिर हमने आइए सेट को ले जाना है एक्स्ट्रा क्लास में और नया टॉपिक शुरू होना है। तो इससे पहले ज़रा कोशिश करके हम ये चीज़ें ख़त्म कर लेना, ठीक है। 29, एसके लिमिटेड paid 10 million in debenture interest and an ordinary dividend of 10 पैसा पर शेयर on 50 million ordinary shares। सुभान अल्लाह, डिबेंचर का पता ही कोई नहीं है हमें अभी, वैसे पता लग जाएगा ईपीएस के चैप्टर में, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको, अभी नहीं पढ़ा रहा मैं, ओके। जैसे जो चीज़ों का इंतजार कहा था पूरा हो गया ना, वो ख़त्म हो गया ना इंतजार, बारी बारी होती है, जाहिर सी बात है अब चीज़ें। द रिटेन्ड प्रॉफिट वॉज 120, व्हाट वॉज एसकेएल प्रॉफिट फॉर द ईयर? लो जी, अब ये रिटेन्ड प्रॉफिट कह रहा है 120 है,
इस साल का प्रॉफिट बता दो। अब मैं रिटेन्ड अर्निंग्स अगर कॉलम बनाऊं तो रिटेन्ड अर्निंग के अंदर क्या कुछ आता होता था, कुछ याद है? ओपनिंग, पैट, डिविडेंड और क्लोजिंग, यही है ना नॉर्मल 4 चीज़ें। अब क्लोजिंग उसने बता दी है, ठीक है, कितनी? अच्छा, द रिटेन्ड प्रॉफिट वॉज 120, क्लोजिंग ही है ये। अब ओपनिंग कहीं डेट लिखी नहीं हुई तो ओपनिंग ज़ीरो ही अज्यूम करना पड़ेगा, मेरे पास अब कोई हल नहीं है इसके अलावा, ठीक है ना। ओपनिंग में क्या ज़ीरो, क्या अज्यूम कर रहा हूँ? ज़ीरो, क्योंकि सवाल में बताया नहीं हुआ। अब मुझे ये 2 चीज़ें मिल जाएं तो मेरा काम हो जाए। इन 2 में से कोई एक दे के दूसरी बैलेंसिंग निकलवा सकता है, ठीक है। जैसे सवाल में उसने क्या बता दिया, देखो डिबेंचर जो भी होता है उसके ऊपर पे क्या कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट तो वैसे ही आपको पता है, वो तो मिसाल के तौर पे जब हमारा P&L बना होगा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना, तो उसके अंदर क्या आता है? पैट। ये पैट निकल कर रिटेन्ड अर्निंग्स में आता है, लेकिन इस पैट से पहले पहले जो एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस उसमें माइनस हो चुका होता है, जितना भी था। मुझे उससे क्या, मुझे जो यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए वो फिगर तो उससे माइनस होकर आई होगी, इसलिए मेरे लिए वो रेलेवेंट इंटरेस्ट रेलेवेंट था ही नहीं। हाँ, 10 पैसा पर शेयर डिविडेंड गिवन है, 0.1 रुपी, 10 पैसा पर शेयर, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको तरीकाकार बताया था, चाहो तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके डिविडेंड निकाल लो, चाहो तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो और रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पर उसने रुपीज़ में शेयर कैपिटल दिया ही नहीं हुआ। गौर से पढ़ो, SKL पेड, हाँ क्या हुआ, क्या बात कही किसी ने, समझ नहीं आ रही तो बताओ ना, फिर आपने बोला कुछ, मुझे बताओ कि मसला है, चलने दूँ? SKL क्या क्या समझाया मैंने, क्या क्या तुम सोए हो तो उठ के कहो मुझे नहीं समझ आई। क्या समझ नहीं आई बेटा, आप बताओ ना, ये सामने सारी सिचुएशन है। डिविडेंड तो अभी निकाला ही नहीं मैंने, 10 मिलियन भी बात नहीं की अभी मैंने। अब पता लगा ना सोया हुआ था, अभी ये बात तो मैंने करनी है मेरे चांद। मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है ये हमने नहीं लेना इस सवाल में, क्योंकि डिबेंचर का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, वो पैड से पहले पहले माइनस हो जाता है। यहाँ तक जाग रहे थे, यहाँ तक आंख तो नहीं लगी थी ना, उसके बाद आपकी आंख लगी, उसके बाद हम पैड को यहाँ लेकर आए हैं। अब इसकी अगली बात शुरू करते हैं कि जी डिविडेंड आपने बांटना है रिटेन्ड अर्निंग्स में आके, पैड तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो उसने मुझसे पूछा ही ये वाला फिगर हुआ है बदतमीज ने, ठीक है ना। अब डिविडेंड की फिगर कैसे निकलेगी उसके बारे में बता रहा था कि उसने डिविडेंड हमें दिया है ₹0.1 पर शेयर, ऐसे ही है। 10 पैसा, एक पैसे में कितने रुपए होते हैं, सॉरी, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, ठीक है। तो 10 पैसा का मतलब 0.1 रुपी ही हुआ ना, ठीक है। तो 0.1 रुपी पर शेयर ये डिविडेंड है। मैंने आपको कहा हुआ है कि इसके अंदर 2 ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ₹1 पर शेयर, ये मैंने करके दिखाया था बकायदा, मुझे याद है, इंटू ₹0.1 पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स ज़रा दूसरा भी आ जाए ना सामने ही, इंटू ₹0.1 पर शेयर, ऐसे डिविडेंड निकाल लो, या आपकी मर्जी है आप इस 0.1 पर शेयर को फेस वैल्यू ढूंढो, कहीं पे गिवन है सवाल में, कहीं पे गिवन है? नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, यानी कि आप परसेंटेज में जा ही नहीं सकते। मैं अज्यूम करता हूँ, लेट्स से अज्यूम करता हूँ मैं कि ₹10 इसकी फेस वैल्यू थी, तो क्या आंसर आएगा? पता नहीं क्या, 1% आई थिंक, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये निकाल भी लोगे तो आपके पास शेयर कैपिटल नहीं है जिस पे मल्टीप्लाई कर सको। तो ये उस वक्त की सिखाई हुई बात आज काम आई कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप शेयर कैपिटल रुपीज़ वाले को पकड़ो, टोटल को, और उसको मल्टीप्लाई कर दो डिविडेंड
परसेंटेज से। लेकिन ना तो मैं डिविडेंड परसेंटेज निकाल सक रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फेस वैल्यू सवाल में नहीं है, ना ही मेरे पास शेयर कैपिटल इन रुपीज़ है। अगर डिविडेंड परसेंटेज निकल भी आती तो किस पे लगाते? इसका मतलब मेरे पास ये वाला ऑप्शन बचा ही नहीं। इसीलिए तो वो भी सिखाया था कि कहीं एमसीक्यू वगैरह में इस्तेमाल हो जाता है। वो कह रहा है डिविडेंड पर शेयर कितना दिया हमने, 10 पैसे, 10 पैसे यानी 0.1 रुपीज़, ठीक है। और कितने शेयर्स पर दिया है ये उसने बता दिया, ज़िंदगी आसान कर दी। तो कहता है एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 10 पैसा पर शेयर ऑन 50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिविडेंड हम कैलकुलेट कर सकते थे। डिविडेंड कितना निकलेगा जी? 50 मिलियन शेयर्स हैं इंटू ₹0.1 पर शेयर। हाँ जी बताएं जी कितना? ये अगर 5 है, ये प्लस होना है माइनस होना है? रिटेन्ड अर्निंग कॉलम में प्लस होता है माइनस होता है? माइनस, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये बैलेंसिंग फिगर निकल सकती है? निकालो। 125, ठीक है जी। तो 125 ए ऑप्शन करेक्ट था। ये ऐसे देख लें अगर पिक्चर लेनी भी है तो। वैसे मेरे ख्याल में तो सिर्फ इतनी सी बात काफ़ी थी, ऊपर वाली की भी ज़रूरत नहीं थी, बस इतनी सी बात काफ़ी है। ये जो मैंने आपके सामने कॉलम बनाया है, लेजर की शक्ल में बना लें, लाइन कॉलम की शक्ल में बना लें, आपकी मर्जी, ठीक है। ये मैं ये तस्वीरें खींची जा रहे हो, घर जाके सोचोगे 10 कहाँ से आया? 10 नहीं था। मैं तो वैसे कह रहा था कि अगर लेट से 10 होता तो परसेंटेज निकलती, लेकिन वो ही नहीं था, इसलिए परसेंटेज निकल नहीं सक रही थी, ठीक है। नहीं मैं कोशिश करूँगा मैं ना उठूँ, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। जी बच्चों आगे चलें। और सही है, परसेंटेज निकल ही नहीं सकती थी क्योंकि फेस वैल्यू गिवन नहीं थी, डिविडेंड पर शेयर गिवन था। परसेंटेज निकल भी आती तो रुपीज़ के अंदर शेयर कैपिटल गिवन नहीं था, तब भी डिविडेंड ना निकल सकता। लेकिन हमें क्या ज़रूरत है? हमें पर शेयर डिविडेंड देकर उसने नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए हैं, तो हमने सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया डिविडेंड पर शेयर के साथ, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड पर शेयर, तो 5 का डिविडेंड आ गया। क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग अगर 5 हैं तो ओपनिंग क्या होंगी? 100, क्लोजिंग रिटेन्ड 120 हैं और 5 का डिविडेंड पे कर चुके हैं, तो प्रॉफिट कितने कमाए होंगे इस साल में? 125 ही कमाया होना, तभी तो 5 पे करने के बाद भी 120 पड़ा हुआ। ओपनिंग के बारे में खुद ना बताए तो यही अज्यूम करेंगे इसका पहला साल है, इस बिजनेस की ज़िंदगी का ये पहला साल है, ठीक है। चलें आगे। जायगैंटिक होमवर्क में करना आप, ये उस जैसा ही है, ठीक है। अब समझ आ गई ना थोड़ी अप्रोच की। इसमें देखो वो उसने ओपनिंग भी खुद बता दी है, जब खुद बता दी हैं तो फिर ओपनिंग भी आप लोगे, लेकिन बैलेंसिंग ले लेना, ठीक है। करना ना होमवर्क, करना होमवर्क। 27 कराता हूँ। हैंडसम लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट पता है ना इसका। शोज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ ₹150। खतरे की बू आ रही है कि अब उसने शेयर कैपिटल रुपीज़ में दे दिया, हो सकता है परसेंटेज में डिविडेंड दे दे, तो और हम निकाल सकते हैं। अब जिसका ये कॉन्सेप्ट मजबूत है, बेसिक्स बनी हुई है, उसको क्या मसला है, ठीक है जी। And share premium of 50 million at the beginning of a financial year. If ordinary share capital is 250 and share premium 20 at the end of financial year, how much did ordinary share with share premium issue raise? वो कहता है जी हमने ना कोई शायद शेयर्स वगैरह इशू कर दिए, ठीक है। तो इसको तो मिटा दूंगा ऊपर वाले को, तो ऐसे ही था, ये जगह तो इस्तेमाल कर सकते। अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि उसने शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम की बात कर दी है, तो वही स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जिसके दिमागों के अंदर ये बनी हुई है, मसला ही कोई नहीं। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, और कहता है जी ओपनिंग बैलेंस कितना है? फाइनेंशियल पोजीशन, और फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रही है शेयर कैपिटल 150 और शेयर प्रीमियम 50, ठीक है। लेकिन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसने बोल दिया खुद एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो ओपनिंग कितना आ गया? 150 और 50, ठीक है। ये मिलियन में रुपीस में, ठीक है। इफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इज 250 एंड 120 शेयर प्रीमियम है क्लोजिंग डेट पर, तो कितना शेयर कैपिटल आपने विद प्रीमियम इशू किया? तो पहले तो आप यहां पर लिख लो शेयर्स इशूड, बैलेंसिंग निकालो आप, ये तो यहां से निकल आना यार, न्यू शेयर्स जी कितना? 100 और यहाँ पर 70,
ये मैंने निकाला है बैलेंसिंग, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में तो काम हमारा हो गया है। तो वैसे अगर कहोगे फेस वैल्यू दी हुई तो मैं बता भी सकता हूँ, ना भी कहें तो आप कोशिश करके बता सकता हूँ कि शेयर्स कितने इशू किए होंगे, ठीक है ना। लेकिन चलें, आपको इससे क्या, कितने का शेयर कितने का बेचा। उसने क्या पूछा है, वो कहता है हाउ मच डिड ऑर्डिनरी शेयर्स, डिड द ऑर्डिनरी शेयर विद शेयर प्रीमियम इशू रेज। तो शेयर कितने, शेयर प्रीमियम से कितने शेयर्स इशू हुए हैं जी, शेयर प्रीमियम के साथ कितने शेयर्स इशू हुए हैं। 170, ये क्यों नहीं हाईलाइट कर रहा, 170। यानी इसकी एंट्री क्या होती थी, इसकी एंट्री क्या होती थी, कुछ याद, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर प्रीमियम। शेयर कैपिटल में 100 आ रहा है, शेयर प्रीमियम में 70 आ रहा है, तो कैश कितना आया है। अब हाउ मच डिड द ऑर्डिनरी शेयर विद शेयर प्रीमियम इशू रेज, रेज का मतलब होता है कितने पैसे इन्होंने इकट्ठे कर लिए, ठीक है ना, कितने कितने पैसे इकट्ठे किए, कितना कैश इकट्ठा किया, कैश लिखता हूं, कितना कितना कैश इकट्ठा कर लिया, ये कहते हैं रेज करने को। कितना कैश इकट्ठा, कैश कितना रेज कर लिया, कितना कैश इकट्ठा कर लिया। अगर शेयर प्रीमियम पर शेयर इशू हुए हैं तो भाई शेयर प्रीमियम वाला पैसा भी आया इनके पास, शेयर कैपिटल वाला पैसा भी आया, तो टोटल कितना आया, 170 मिलियन, ठीक है। वो पिछले में कौन सा आंसर था, अच्छा वो होमवर्क है, सॉरी वो होमवर्क है, मैं भी कहूँ पिछले में आंसर नहीं मिल रहा, ठीक है वो होमवर्क है, हाँ सही है। तो थोड़ा सा दिमाग ध्यान से पढ़ लो, बस दिमाग लगाओगे इंशाल्लाह, पढ़ी रही एंट्री भी, दिमाग लगाओगे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 26 होमवर्क है, 25 होमवर्क है, 24 होमवर्क है। कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, वरना मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। ये भी होमवर्क है। अब बताओ मतलब पता है क्या, मैंने कौन सा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट ऑन शेयर होल्डर इन द स्टेटमेंट चेंज इक्विटी। डिविडेंड पे करोगे तो चेंज इक्विटी पे क्या असर पड़ेगा, अब आपको ये नहीं पता, नहीं पता तो फिर कल पूछना मुझसे, अभी ना पढ़ो भी ना, बस आगे तो ठीक है, होमवर्क है जी। 22 ये करवाऊंगा। एनी अनपेड डिविडेंड इज कैरिड फॉरवर्ड टू फ्यूचर पीरियड फॉर विच टाइप ऑफ स्टॉक। अभी ये टाइप्स ऑफ स्टॉक्स पढ़ाए नहीं है, अगर इसको पेंडिंग कर दें तो होपफुली मैं शायद इसको पेंडिंग ही रखें, ऐसी खाम खा अच्छा भला आपका वो चल रहा मामला चल रहा होता है, तो आपको लगेगा कि यार लगता है हमें ये टॉपिक आता नहीं। असल में ना दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मैं पढ़ा चुका हूँ, एक मैंने नहीं पढ़ाई हुई। जो पढ़ा चुका हूँ वो थे टाइप्स ऑफ रिजर्व। आपको याद होगा मैंने एक दिन तस्वीर बना के कहा था शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, और फिर रिजर्व्स में कहा था शेयर प्रीमियम और रिवेलेंस सरप्लस ये कैपिटल रिजर्व्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स और जनरल रिजर्व ये रेवेन्यू रिजर्व्स हैं। एक तो ये बात समझानी होती है थ्योरी के अंदर, और दूसरी चीज़ होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट। तो चूँकि आप इतना टाइम देते नहीं हैं इस वक्त, तो अगर बच गया एंड पे टाइम तो मैं ये करवा दूंगा, वरना कल मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करूंगा आपके साथ। वैसे उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से करनी तो हमने ईपीएस के चैप्टर में है, जो इसके बाद मैं प्रॉबेबली शुरू करवाऊंगा, लेकिन हो सकता है मैं उस वाले एमसीक्यू पेंडिंग ना करूं और वो करवा भी दूं, बात 2-4 दिन बाद भी करनी है तो अब भी करनी है, तो ये मैं कल डिसाइड कर लूँगा कि ईपीएस के टॉपिक तक इसको पेंडिंग करना है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो ये पेंडिंग में लिख लें, ठीक है। तो फिर अब इसको भी पेंडिंग करना पड़ेगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, प्रेफर्ड स्टॉक यानी प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही है, ठीक है जी। अब आ जाए 19 पर, और ये देखो ना ये इकट्ठे पड़े हैं, जब मैंने वो बात कर लेनी है बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब चूँकि पढ़ाया नहीं हुआ तो मुश्किल है जो बात। वैसे आपने शायद इंट्रो में पढ़ी हो ये बात, लेकिन पढ़ी हुई है प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, ये मैंने पढ़ाना है, वैसे मैंने समझाना है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स में भी दो किस्म के होते हैं फिर, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, हाँ मैंने पढ़ाना है क्योंकि ईपीएस के चैप्टर में मैंने इसकी ट्रीटमेंट करवानी होती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा, लेकिन उससे पहले भी पढ़ा सकता हूँ। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट इन इक्विटी, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, रीवैल्यूएशन गेन, अमाउंट ऑफ कैश दैट द कंपनी हैज़, कैश की बात कर रहा है, डिविडेंड पेड, भाई ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड आती है चेन इक्विटी के अंदर ही आती है, पैट चला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स में, और सरप्लस जो है वो अपने कॉलम में, ठीक है। रीवैल्यूएशन गेन जाहिर है वो भी आता ही है, उसने मुख्तलिफ नामों से बोला। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द पीरियड,
ये भी आता है। लेकिन ये एक अजीबोगरीब, यानी ऐसा अजीब चीज़ साइड पे रखी होगी उसने, नाम बताएगा कि आपको दूर से ही पता लग जाएगा कि यही है हमारा आंसर, बशर्ते कि आपको स्टेटमेंट इक्विटी का पता है कि वो क्या होती है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी ट्रू फॉर अ कंपनी मेकिंग प्रॉफिट्स। कोई कंपनी अगर प्रॉफिट्स कमा रही है तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है? आप पढ़ें ज़रा। पढ़ें 10 मिनट पढ़ें, 3 बजने में, मैंने 3 बजे छुट्टी दे देनी इंशाल्लाह। हाँ, अगर 2-3 MCQs रह गए एंड वाले तो 1-2 मिनट ऊपर हो जाए तो माफ़ कर देना, ख़त्म तो कर देना। लेकिन वैसे मैं नियत यही करके बैठा हूँ, 12 मिनट के बाद छुट्टी आप इंशाल्लाह। और ये घड़ी तो नहीं किसी ने साजिश के तहत आगे की हुई? 1 मिनट पीछे नहीं। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी ट्रू फॉर अ कंपनी मेकिंग प्रॉफिट्स? द ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी लेस देन प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये क्या बात हुई? पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं? P&L के अंदर सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल करें तो ये आता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से लेस कर दें अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो ये आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और फिर इसमें से फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंस, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फिर इसमें से लेस कर दें टैक्स तो ये आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब वो पता है क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कम होंगे यानी वो ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो हैं वो 100 रुपये हैं और ये 150 हो गए हैं। ये कंपनी प्रॉफिट्स दे रही हो तो नहीं, है अजीब सी बात लग रही है। चलो अगला पढ़ते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी ग्रेटर देन ग्रॉस प्रॉफिट। अजीब बातें कर रहा है। जीपी जो है वो 50 होगा, बढ़ती जा रही है गल। जीपी 50 होगा और नेट प्रॉफिट 150 होगा। अदर इनकम इतनी नहीं आती, मैंने लिखी नहीं इसलिए जानबूझकर कि नॉर्म के अदर इनकम हो तो बात करो ना, वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, खाम में अदर एक्सपेंस भी ना लिखो, ये लो जो नॉर्मल आने वाली चीज़ें वही लिखी है। ठीक है, अजीबोगरीब बातें लिख रहा है। कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल सही लगेगा जाके निशाने पे। रिटेन्ड प्रॉफिट एट द ईयर एंड विल बी ग्रेटर देन शेयर होल्डर्स इक्विटी। अजीब सी बात है, ये कोई निशानी है कि इक्विटी से ज़्यादा जिसकी रिटेन अर्निंग होंगी हम कहेंगे वो प्रॉफिट्स कमाती है कंपनी। रिटेन्ड प्रॉफिट्स एट द ईयर एंड विल बी ग्रेटर देन रिटेन। हाँ देखा ना, वो कह रहा है कि आपकी जो रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम है इसमें ओपनिंग में अगर 20 था और क्लोजिंग में इसमें 30 पड़ा है तो इसका मतलब ये कंपनी क्या कमा रही है? प्रॉफिट्स कमा रही है। जी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी? फिर वैसे ही आ गया। शेयर प्रीमियम आता है जी, रिटेन अर्निंग्स आती हैं, सरप्लस आता है। गुडविल कहाँ से आ गई? ये तो एक इंटेंजिबल एसेट है, ये इंटेंजिबल एसेट है। IA मतलब इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट तो नॉन करंट एसेट्स में नज़र आता है PPE के बाद, तो ये नहीं आएगा। और ठीक है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट। ओ यार नहीं होमवर्क नहीं, ये एक आधा करवा भी दूँ। ये थोड़ा सा ना जरा एक ये हो जाएगा ना तो फिर काफ़ी सारे होमवर्क में जा सकेंगे। ठीक है, कल नहीं पढ़ो ज़रा। कंपनी हैज़ फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन यकम जनवरी 19। शेयर कैपिटल, अच्छा ये तो वैसे आपस की बात है, आपको पता ही है। ओपनिंग शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ज़रूरत जिसकी है वही लिखूंगा, आगे पढ़ो। ये ओपनिंग बैलेंसेज है। ठीक है जी, आगे कहता है रिक्वायरमेंट बाद में पढ़ के देखते हैं क्या क्या कॉलम ओपन करना है। ठीक है, क्योंकि इसके नंबर तो होने को ही नहीं है वर्किंग के, यहाँ तो जो ऑप्शन सही कर देगा उसी को नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऑन 2 जनवरी 19 ऑल रीवैल्यूड एसेट वर डिस्पोज्ड ऑफ फॉर, वो तो भला हो जाए, सारे रीवैल्यूड एसेट जो हैं वो बेच दिए गए हैं। तो कोई बच्चा मुझे बता दे कि इस लाइन का ऊपर वाले बैलेंसेस पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा ना। क्या सरप्लस हो क्या? हाँ, डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट के अंदर हमने कहा था डिस्पोजल के बाद अगर कोई सरप्लस पड़ा हो तो उसको भी रीवन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब
सारे के सारे जो डिस्पोज हो गए रीवैल्यूड एसेट, तो फिर सरप्लस भी सारे का सारा ही उसने शक दूर कर दिया, ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। अच्छा नेक्स्ट कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज 32, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5% वॉज पेड इन जुलाई 19 एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 8% हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर्स, यानी कि 19 के साल में खड़े हैं ना, तो 19 का इंटरिम तो 19 में ही आना है और फाइनल उन्होंने प्रपोज किया है अभी 8%, लेकिन ये फाइनल जो है ये तो आपको पता है 20 में जाएगा। अब वो कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स शैल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो ये ऊपर वाले दोनों बैलेंस उसका मतलब वैसे ही दिए होते उसने हमें परेशान करने के लिए, मुझे तो सिर्फ चाहिए रिटेन्ड अर्निंग्स, और चलो रीवैल्यूएशन सरप्लस भी लिख लेता हूँ। ओपनिंग बैलेंसेस थे 30 और 20, नहीं ऊपर क्या है 35 है, वो ऊपर क्या था शेयर प्रीमियम है, अच्छा ठीक है 35 और रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है जी 20। अब वो कहता है इस साल सारे के सारे रीवैल्यूड एसेट्स बिक गए हैं, तो ट्रांसफर में सारा ही उठा के उड़ाकर इधर फेंक दो। और साथ ही कहता है इस साल का प्रॉफिट जो है किधर गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज, क्योंकि ये उसने कहा ना ओपनिंग बैलेंस 19 का ये है, और उसके बाद सारे 2 जनवरी को ही बेच दिए हमने, सारे के सारे 2 जनवरी को बेच, दूसरे दिन हमने क्या कर दिया, बेच दिया सारे एसेट्स को, तो हमने वो काम भी कर दिया। फिर कहता है इस साल का प्रॉफिट जो है वो 2019 का प्रॉफिट कितना है 32 मिलियन, तो रिटेन्ड अर्निंग्स को इन्होंने रिटेन्ड अर्निंग्स को इन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद हाँ जी इंटरिम डिविडेंड है, वेरी गुड, किसने बोला, कौन जाग रहा है, इंटरिम डिविडेंड जी। अब जी इंटरिम डिविडेंड 5%, ओ माय गॉड, अब आके यूज होगा ये 100, लेकिन 30 फिर भी यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो 100 इंटू 5% कितना आ गया, ये आपने ज़बानी कलामी करना होता है, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ वर्किंग में जाओ जी। तो ये तो 0 हो गया वैसे, लेकिन उसने मांगा ही हमसे क्या था, रिटेन्ड अर्निंग्स कितना आता है 82, है कोई ऑप्शन बोलो, चलो शुक्र, कौन सा, सी, आसान है ना, करवाने इसलिए ज़रा ज़रूरी होते हैं कि थोड़ा सा आपकी तसल्ली हो जाती है कि हाँ हमें आते हैं, वरना और कुछ नहीं होता, कर तो आप खुद भी लेते ये। अच्छा 2-3 और कर लें, बस 2-3 और, ये मैं 15वां करवाता हूँ, 15वां करवाता हूँ, और उसी जैसा ही 14वां है, तो एक इनमें से करवा देता हूँ, ऐसे ही 13वां करवा देता हूँ, उस जैसा ही 12वां है, और उससे पिछले फिर देखता हूँ कितने होमवर्क करने हैं, ठीक है। तो ये ज़रा क्विकली देख लेते हैं, अच्छे एमसीक्यूज़ हैं ये दोनों अच्छे एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। इस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं ना पर्चे में, इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। क्या हुआ 100 जी। व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम शैल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अच्छा शेयर प्रीमियम की बात कर रहा है कि बैलेंस शीट में चेंज इन इक्विटी के अंदर 31 दिसंबर 19 पर कितना शेयर प्रीमियम होगा, और यकम जनवरी 19 के बैलेंसेस दिए हुए हैं। अब मुझे शेयर प्रीमियम की तरफ आना है। अच्छा आपस की बात है, सवाल तो वही है वही चली जा रहा है, चलो अच्छी बात है। कहता है ओपनिंग बैलेंसेस हैं ये, और कंपनी मेड अ बोनस इशू एज डिविडेंड लिखा हुआ है कहीं, एज डिविडेंड लिखा हुआ है कहीं, इसका मतलब अगर ये बोनस इशू है, बोनस शेयर्स इशू हैं, तो पहले शेयर प्रीमियम को यूज़ करना है, और अगर कुछ बच गया फिर भी इशू में, तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स को चार्ज करना है, ठीक है। अच्छा 2 for 5 शेयर्स को हम क्या किया करते हैं, इसका हशर 2 डिवाइड बाई 5 कर लेते हैं, तो ये बन जाता होता है 40%, ठीक है जी। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ शेयर कैपिटल चलो लिख लेता हूँ, और शेयर प्रीमियम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर, ठीक है जी। अब ओपनिंग बैलेंस कितना है जी शेयर प्रीमियम का 30, उसके बाद वो कह रहा है कि कंपनी ने बोनस इशू किया है, तो मैंने कहा जी बोनस इशू, अब बोनस इशू क्या है जी 40% ऑफ व्हाट, ये हमेशा आपको बताया था शेयर की परसेंटेज है। क्या कह रहे हैं वो शेयर कैपिटल, वो कह रहे हैं ना कि हर 5 वाले को 2, तो 5 कहाँ से निकलना है, जो करंट शेयर कैपिटल है, और रुपीज़ में तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 for 5 करना है तो ऊपर नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के दे रहे होंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज कर देंगे, ठीक है। तो 100 इंटू कितना बनता है, अब पहले तो हमने 40%, अब ये क्या किया जी हमने इसको 30 को डेबिट किया यहाँ पे, और बाकी अभी भी 10 बच गया, तो वो अब इसकी एंट्री ज़रा देख लेते हैं पहले, वैसे ही ये एडिशनल बात कर रहा हूँ, लेकिन इसकी एंट्री देख लो, इस बोनस की एंट्री क्या हो रही है जी, शेयर प्रीमियम डेबिट पहले 30 से,
रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट 10 से, और शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट 40 से। यानी ये एंट्री बनेगी कुछ ऐसी। ओपनिंग कितना था शेयर कैपिटल का, मुझे ज़रूरत नहीं है वैसे इसकी, लेकिन चलो, और ये पूरी एंट्री ज़रा नज़र आ जाए मैं कह रहा। ठीक है, अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये दिमाग में आपने सोचना होगा सारा। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम शैल बी प्रेजेंटेड इन चेंज इन इक्विटी एट 31 दिसंबर 19। तो आंसर इज नील। बाकी मैं क्यों टोटल करूं, मुझे जरूरत ही नहीं है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लो भाई, तस्वीर किसी ने अगर लेनी हो तो। ठीक है जी, अब ऊपर वाले को पढ़ें तो उसमें वो यही वाली एडजस्टमेंट लिख के कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल शैल बी प्रेजेंटेड इन, वो शेयर कैपिटल की बात कर रहा है। मैंने इत्तेफाक से कर वो भी दी है साथ ही, उसका क्लोजिंग मांग रहा है। नीचे वाला सवाल डिफरेंट था ना, ये दोनों एक जैसे हैं, बस शेयर कैपिटल एडजस्टमेंट सेम है, लेकिन एक में शेयर प्रीमियम रिक्वायरमेंट में मांग। तो ध्यान से रिक्वायरमेंट पढ़नी है आपको, सब कुछ आता है। तो ये एक जैसे ही हैं, मैंने दोनों ही साथ कवर कर लिए हैं। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 140 तो ये पहले का आंसर, ये ऊपर वाले का आंसर भी आ गया। ये है 140। ओ माय गॉड, क्या डी सही नहीं, अजी 140 गलत लिखा हुआ है। हाँ भाई, इसको सही कर लें, चलें, आप लोगों की बरकत से ये भी पता लग गया। ये 140 है, सोल्यूशन में 140 लिखा हुआ है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। 140 सही कर लें जी, चलो अच्छा है। नेक्स्ट, ऊपर वाला सवाल आप देखें, ये 13वां और 12वां एक जैसे हैं, लेकिन सवाल वही चल रहा है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं उसने की होनी है यहाँ पर। ओ राइट इशू आ गया। ठीक है, और वो पूछ रहा है शेयर प्रीमियम कितना होगा, और फिर पिछले में अगले में जाकर उसने पूछना है मतलब शेयर कैपिटल कितना होगा। मैं दोनों ही साथ ही भुड़का देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। ओपनिंग कितना आ रहा है जी शेयर कैपिटल का 100, शेयर प्रीमियम का 30। अब वो कहता है मेड अ राइट इश्यू ऑफ 145। चलो जी जल्दी से बताओ 145 कितना आता है। ठीक है, एट ₹145 डायरेक्ट करेंगे, लेकिन इधर देखो, सबसे पहले तो मुझे परसेंटेज लगानी है। स्टेप अब ज़बानी स्टेप चलाओ। सबसे पहले मुझे चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू, तो मैंने डिवाइड करना है इसको। ये देखो 100 ईच, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने डिवाइड किया इसको 100 से, तो मेरे पास क्या आ गया 1 मिलियन शेयर्स। ठीक है जी, 1 मिलियन शेयर्स इंटू 20%, इसका आंसर क्या आया 0.2 मिलियन शेयर्स। ठीक है, आगे निकल गई गल बहुत, इज इक्वल टू 0.2 मिलियन शेयर्स। ये 0.2 मिलियन शेयर्स क्या है जी, ये राइट इशू है, न्यू शेयर जो इशू किए हैं। ठीक है, और हर एक शेयर कितने का बेचा है। अब ये काम आपने पर्चे में कर देना है, और बाकी काम मैं एंट्री भी कर देता हूं वैसे तो। ये मैंने क्या किया, इधर देखो, स्टेप 1 नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू निकाले, स्टेप 2 नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकाले, और स्टेप 3 जो एंट्री है वो अब डायरेक्ट करने लगा हूं। कैसे, इस 145 को देखकर कि शेयर कैपिटल में तो सिर्फ आना है फेस वैल्यू ने। ठीक है, और फेस वैल्यू कितनी है, तो आप बस क्या करोगे, आप कैलकुलेटर पर 1 मिलियन इंटू 100 करो, कर लो, 100 ही आता है ना। मैं एंट्री बाद में करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं डायरेक्ट करें। 1 मिलियन शेयर्स है ना, 1 मिलियन शेयर्स, और हर एक शेयर 145 का, तो शेयर कैपिटल में क्या जाना है 1 मिलियन इंटू 100, और शेयर प्रीमियम में क्या जाना है 1 मिलियन इंटू 45। तो 1 मिलियन इंटू 100 करो, और 1 मिलियन इंटू 45। अब वैसे ये एंट्री हम किया करते थे बाकायदा, तीसरे स्टेप पे आके हम कहते थे जी कैश डेबिट शेयर, कैपिटल क्रेडिट शेयर। तो हम कहते थे जी देखें 1 मिलियन शेयर्स इशू किए हैं, यहाँ पर हर एक शेयर 100 ठहर जो कर लेते हैं 145 का, 145 का एक शेयर है। अब बोलो, तो ये क्या आ जाएगा 145, लेकिन शेयर कैपिटल में सिर्फ क्या जाएगा, तो बाकी कहाँ जाएगा। अब मुझे बताओ क्या मसला आ रहा है आपको, हैं 0.2 मिलियन है। ठीक है, तो 0.2 मिलियन हो गए, वो भी बढ़ जाएगा उसी हिसाब से। ठीक है जी, कोई मसला नहीं जी। ये कितना हो गया 29, ये क्या 0.2, ओके, 0.2 मिलियन शेयर्स इंटू ₹145, 0.2 मिलियन इंटू ₹100। आवे फिर फिगर सही कर लेनी है, तो 0.2 इंटू ₹45 जी कितना आता है
29, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी फिर आपने इसी को मल्टीप्लाई करना था ना, 0.2 को मल्टीप्लाई करें 100 से तो आ गया। अब वो एंट्री नहीं देखनी था, डायरेक्ट करें, कैश आ गया। हमने तो यहाँ पर शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम को हिट करना है ना, तो नए शेयर इशू करने पर ये बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने देखना है 0.2 मिलियन शेयर इशू किए हैं और हर एक शेयर के बदले में 100 रुपये फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में जानी है। तो 0.2 इंटू 100 29, 0.2 इंटू 45 9, बस जी, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं? 0.2 इंटू 100 बोल रहा हूँ तो 20 का आंसर दें ना, बस छुट्टी कर रहा हूँ, मुझे लग गई समझ जी। 120 मतलब वैसे कह दिया करो छुट्टी करनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पर 120 मिलियन का कोई है कि कोई नहीं? ये शेयर प्रीमियम पर पूछ रहा था, शेयर प्रीमियम कहाँ पे चला गया? 39 पे। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और अगले सवाल में वो पूछ रहा है शेयर कैपिटल क्या है, तो वो 120 है, सी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, एक नज़र देख लूँ और कौन कौन सा होमवर्क में देना है। ऊपर वाला तो होमवर्क में है ही, ऊपर कोई एक आधा अगर निकला तो करवा के भेजूंगा, वैसे सारे ही निकल रहे हैं। 10 होमवर्क में है और नहीं, ये पेंडिंग है, ये वाला पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि इसमें प्रेफरेंस शेयर्स की बात आ रही है, ठीक है। वो पढ़ाया नहीं ना अभी। कितनी जल्दी यार टाइम गुजर जाता है, मैं सोच रहा हूँ लंबी रख दें ये एक्स्ट्रा क्लास। अच्छा, बस एक नज़र देखने दो मुझे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये बाकी सारे एमसीक्यूज पढ़ के देख लीजिएगा कि इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं। मैं कल इनको 5 मिनट में ख़त्म करूँगा। मैं कल नॉर्मल क्लास में आऊँगा टाइम पे, और बच्चे कम हुए तो मैंने ये करवा देने हैं। अल्लाह हाफिज़। ये बात सुनो, ये एमसीक्यूज जो होमवर्क में दिए वो तो कर लेना, एक नज़र इनको भी पढ़ लेना है, और कुछ नहीं करना। और बाकी कल मैं पढ़ाऊँगा तो फिर ही आपने करना, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।